Hello and welcome to this question of investment appraisal. तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्प्लिफाइड केस है जिसके अंदर हमें ये चेक करना है कि क्या हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ एक कंपनी है हिबैको। तो ये लोग सोच रहे हैं एक नई इक्विपमेंट के अंदर इन्वेस्ट करने का। ठीक है, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट की फिजिबिलिटी हमें चेक करनी है कि क्या वो इन्वेस्टमेंट हमारे पास फिजिबल है या फिजिबल नहीं है। तो उसके लिए जो हम फाइनेंस का टूल यूज़ करेंगे दैट इज़ एनपीवी। एनपीवी के अलावा भी होते हैं डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड होता है, आईआरआर होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन फ़िलहाल जिसके साथ हमें कंसर्न है दैट इज़ एनपीवी। ठीक है, तो हम एनपीवी निकालेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज की। ठीक है, उसमें से हम अपनी इन्वेस्टमेंट को माइनस करेंगे और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो अदर मतलब हमारे पास वर्किंग कैपिटल में अगर इन्वेस्टमेंट है या जितनी भी हमने इन्वेस्टमेंट करी है ना उसको माइनस करेंगे। तो अगर हमारे पास आंसर पॉजिटिव आ गया तो मतलब कि हमारी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो ना सिर्फ हमारी कॉस्ट कवर कर रही है बल्कि एडिशनली हमें प्रॉफिट भी दे रही है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ चेक करनी है। तो हिबैक को एक बेसिकली कंपनी है। ठीक है, और ये लोग सोच रहे हैं एक नई इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करने का। तो अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पैराग्राफ देखें तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें करना है वो हमें कॉस्ट ऑफ जो हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको उठाना है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास यहाँ पर है दैट इज़ 2.5 मिलियन, और इसको अगर हम 3 ज़ीरोस कम करके लिखें तो ये इट वुड बी 2500। ठीक है, तो एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हमारे पास कितनी है, 2500, या दैट इज़ 2.5 मिलियन। सही है, तो हमें ये चीज़ एक देखनी होती है। ठीक है, देन जो हमें चीज़ चेक करनी है वो ये है कि क्या हम ये जो इक्विपमेंट ले रहे हैं इसको हम हमेशा पास ही रखेंगे या हम कभी इसको डिस्पोज ऑफ भी करेंगे। ठीक है, तो अगर इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि इक्विपमेंट वुड हैव अ स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 4 years ऑफ 12500। ठीक है, $12500 ये जो है हमारे पास इसकी क्या होगी, स्क्रैप वैल्यू होगी 125,000 एक्चुअली। जब हम इसको 3 ज़ीरोस कम करके लिखेंगे तो 125 लिखेंगे। ठीक है, तो यानी डेप्रिसिएशन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम 2500 में से 125 एट द एंड जो हम डेप्रिसिएशन का बेनिफिट कैलकुलेट करेंगे तो हम ये माइनस करेंगे। और वैसे जब हम डेप्रिसिएशंस की कैलकुलेट करेंगे तो वो डायरेक्टली फर्स्ट 3 years में हम जो है वो डिक्लाइनिंग मेथड से रिड्यूसिंग मेथड से हम इसको जो रेट दिया होगा उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो इक्विपमेंट में है 2.5 मिलियन, और हमारी जो वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ 1.5 मिलियन। ये जो ये लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट इन द वर्किंग कैपिटल ऑफ 1.5 मिलियन जो हम फर्स्ट ईयर के स्टार्ट पर रिक्वायर्ड है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि जो हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जैसे मैंने कहा वो हम फ्यूचर कैश फ्लोज की इवेलुएट करेंगे, राइट। तो फ्यूचर कैश फ्लोज को कैलकुलेट करने का हमारे पास सारा डाटा गिवन होगा। यानी हम इस इक्विपमेंट से जितना सेल्स रेवेन्यू अर्न करेंगे उस सेल्स रेवेन्यू के यूनिट्स भी हमें दिए होंगे, और उस सेल्स रेवेन्यू के यूनिट्स की पर यूनिट सेलिंग प्राइस और उन यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने की पर यूनिट कॉस्ट भी हमें दी होगी। ठीक है, यानी हमारे पास पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग प्राइस जो होती है, और हमारे पास अगर कोई फिक्स्ड कॉस्ट इनकर हो रही है तो वो भी दी होगी। ठीक है, अब देखें हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दी होती है ना, ये वाली जो है 15, 18, 22 जो सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ये हमने आज एस्टिमेट लगाया है कि अगले जो हमारे 1 साल है या 2 साल है या 3 या 4 साल में इतनी होगी। ठीक है, तो ये हमारा आज का एस्टिमेशन है। तो हम जब उस साल तक पहुंचेंगे इस रिस्पेक्टेड ईयर तक, जैसे देखो फर्स्ट
ईयर है ना, फर्स्ट ईयर पे हमारे पास 25 है, ठीक, ओ सॉरी 15 है पर यूनिट। जो हमारे पास प्राइस है, सेलिंग प्राइस दैट इज़ $15 ना। तो हम जब फर्स्ट ईयर तक पहुंचेंगे तो एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से प्राइस ज़्यादा हो जाती है, उसको कहते हैं इन्फ्लेशन। तो हमारे पास डेफिनेटली सेलिंग प्राइस का इन्फ्लेशन दिया होगा, ठीक है। तो हम ये जो 15 है इसको फर्स्ट ईयर में क्या करेंगे, इन्फ्लेट करेंगे एट दैट पर्टिकुलर रेट। तो ये देखो ये लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस का इन्फ्लेशन 4% है, तो हम इसको इन्फ्लेट करेंगे। इसी तरह जब हम ईयर 2 पे पहुंचेंगे तो हम 18 को इन्फ्लेट करेंगे कितना, 4% से, लेकिन जब 18 इंटू 1.04 की पावर 2 करना पड़ेगा। सिमिलरली 22 इंटू 1.04 की पावर 3, 22 इंटू 1.04 की पावर 4, इस तरह। इसी तरह हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है, तो इसको भी हमें इन्फ्लेट करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में क्या करेंगे, 9 इंटू 1.05, क्योंकि ये देखो वेरिएबल कॉस्ट की जो इन्फ्लेशन है दैट इज़ 5%, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट की इन्फ्लेशन 5% है और सेलिंग प्राइस की जो इन्फ्लेशन है ये हमारे पास 4% गिवन थी, ठीक है। जब हमारे पास एक इन्फ्लेटेड वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी तो फिर हम उस इन्फ्लेटेड वेरिएबल कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे विद द सेल्स वॉल्यूम टू गेट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑन ऑल द यूनिट्स। इसी तरह हम जब इसको सेल्स वॉल्यूम को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा वाला, ये वाला नहीं जो लिखा हुआ है, इन्फ्लेटेड वाला, जो हम खुद इसको इन्फ्लेट करके निकालेंगे, देन हम उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा, राइट। अब देखो जो हमारे पास फिक्स कॉस्ट गिवन है ना, 5 लाख, ये आज की तारीख में, ठीक है। तो हम जब इसको पहले साल के लिए इन्फ्लेट करके यहाँ पर लिखेंगे आंसर में, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो दिस 500 वुड बी इन्फ्लेटेड किस तरह, 500 मल्टीप्लाई बाय 1.08, ये पहले साल का आ गया, ठीक है। फिर 500 मल्टीप्लाई बाय 1.08 का स्क्वायर, ये दूसरे साल का आ गया। देन 500 मल्टीप्लाई बाय 1.08 का क्यूब, तीसरे साल का। 500 मल्टीप्लाई बाय 1.08 का पावर 4, ये फोर्थ ईयर का, ठीक है। तो इस तरह सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा कैश फ्लो आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन के आंसर पे जाएं, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर, ये रहा सेल्स रेवेन्यू, देन वेरिएबल कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया, देन थर्ड नंबर पे हमने फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट किया, ठीक है। तो ये आए कैसे, एक दफ़ा इसका आंसर भी देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस देखें पर यूनिट जो गिवन थी क्वेश्चन के अंदर वो ये थी 15 पहले साल की। तो पहले साल को 15 मल्टीप्लाई बाय 1.04 की पावर 1 किया तो हमारे पास 15.60 आ गया, ठीक है। तो देन हमने क्या किया, दूसरे नंबर पे हमने जब सेकेंड ईयर का निकाला तो सेकेंड ईयर पे 18 था, 18 मल्टीप्लाई बाय 1.04 की पावर 2, सही हो गया। तो हम हमारे पास यहाँ पर आ गया 19.47। इसी तरह ईयर 3 का, इसी तरह ईयर 4 का। अब ये जो इन्फ्लेटेड प्राइस आई है जैसे मैंने कहा था, इसको हम सेल्स वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला सेल्स रेवेन्यू आएगा, ठीक है। इस सेल्स रेवेन्यू को यहाँ से उठाना है और यहाँ पर फेंक देना है स्टार्ट में। इसी तरह जो वेरिएबल कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दी हुई है, इसको देखें इन्फ्लेट कराया, ये 9 था, 9 को इन्फ्लेट कराया कैसे, ये पहले साल 9 गिवन था, 9 इंटू 1.05 की पावर 1, ये पहले साल का इन्फ्लेटेड वेरिएबल कॉस्ट आया पर यूनिट। इसी तरह दूसरे साल भी 9 हमने प्रोजेक्ट किया हुआ था, तो 9 इंटू 1.04, सॉरी 9 इंटू 1.04 का पावर 2, तो हमारे पास ये नीचे वाला आ गया। देन 9 इंटू 1.0405 का पावर 3, तो ये आ गया। देन 9 इंटू 1.05 का पावर 4, तो ये आ गया। देन इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यूज़ वेरिएबल कॉस्ट की। इस वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यूज़ को यहाँ से उठाकर हम यहाँ पर फेंक देंगे, ये जो हमारे पास लिखी हुई, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक हो गया। इस कंट्रीब्यूशन में से हम जो फिक्स्ड कॉस्ट थी उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास टैक्सेबल
कैश फ्लो आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट को किस तरह माइनस करना है ये यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ। फिक्स कॉस्ट को हम इस तरह माइनस करेंगे कि फिक्स कॉस्ट हमारे पास 5 लाख दी हुई थी, 5 लाख को हम इन्फ्लेट करेंगे एट 8%। सो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.08। तो ये अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इस तरह हो जाएगा। सॉरी, इसको मैं थोड़ा पीछे कर देता हूँ। 5 लाख, यानी इसको हम 500 लिखेंगे ना, 3 जीरोस कम करके, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1.08 की पावर 1। ये हमारे पास फर्स्ट ईयर की ये वाली वैल्यू आ गई इससे, ठीक है। देन सेकेंड चीज़, हम जब ईयर 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली हम यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। देन हम जब ईयर 3 के लिए कैलकुलेट करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो हमारे पास ये 630 आ जाएगा। देन हम जब ईयर 4 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 680 आ जाएगा, ठीक है। देन सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट हम कर चुके हुए थे। हम जब फिक्स कॉस्ट इसमें से मज़ीद माइनस कर देंगे तो हमारे पास टैक्सेबल कैश फ्लोज आ जाएंगे, ठीक हो गया। देन हम इसके अंदर जो चीज़ करते हैं, ये चीज़ लिखी हुई है टैक्सेबल कैश फ्लो, यानी ऐसा कैश फ्लो जिसमें से अभी हमने टैक्स पे करना है, तो टैक्स पे कर देंगे। टैक्स का क्या रेट है, कितने रेट से ही बैक को टैक्स पे करती है, तो ये हमारे पास आखिरी पैराग्राफ में लिखा होता है। ही बैक को पेज कॉरपोरेशन टैक्स ऑफ 20% पर ईयर विद द टैक्स लाइबिलिटी बीइंग सेटल्ड इन द ईयर इन विच इट अराइजेज, यानी जिस साल आपका टैक्स होता है आप उसी साल पे करते हैं। अब मुख्तलिफ कंपनीज़ की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ कंपनीज़ एरियर्स में पे करती हैं, कुछ कंपनीज़ जो हैं वो पहले पे कर देती हैं, कुछ कंपनीज़ उसी साल पे करती हैं जिस साल प्रॉफिट इनकर हुआ होता है, ठीक है। तो ये 20%, आई गेस रेट 20% था। ये देखें, ये लिखा है ही बैक को पेज कॉरपोरेशन टैक्स ऑफ 20%। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली, हमारे पास ये जो ऊपर वैल्यू है 690, इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये नीचे 138 आ जाएगा। इसी तरह 7057 को 0.2 से करेंगे, इसी तरह इसको, और इसी तरह ये लास्ट वाले को, तो हमारे पास ये टैक्सेशन आ जाएगी जो हमने इन कैश फ्लोज पर टैक्स पे करना होगा, ठीक हो गया। देन हमने जो चीज़ इसके अंदर ऐड करनी होती है वो होता है टैक्स बेनिफिट। देखो, जब भी आप टैक्स देते हो ना तो अलाउेबल टैक्स बेनिफिट का भी रेट दिया होता है, ठीक है। जो टैक्स डेप्रिसिएशन, अलाउेबल डिडक्शंस होती हैं, ये वो चीज़ है, ठीक है। तो ये लोग कितने परसेंट पे करते हैं, अब हम फिर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और देखते हैं। द कंपनी कैन क्लेम tax allowable depreciation on a 25% reducing balance basis on which the initial investment cost adjusted in the final year of operation for a balancing allowance or charge। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ना हमारी मशीनरी पर, हमारी मशीनरी थी 2500 की, तो अगर मैं आपको नीचे लेकर जाऊँ यहाँ पर, ये देखें टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में हमारे पास जो मशीनरी थी दैट वाज कितना, दैट वाज हमारे पास 2500, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ 2500 हमारे पास कितना था मशीनरी का, 2500 को जब हम डेप्रिसिएशन से 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 625 आएगा, ठीक है। इस 625, ये 625 हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, अलाउेबल डेप्रिसिएशन। इस 625 को जब हम यहाँ पर लिख चुके होते हैं तो नीचे ये 125 की जो अमाउंट है ये हमें अपनी मेन कैलकुलेशन में रिपोर्ट करनी होती है। तो हमारे पास वंस ये वाला डेप्रिसिएशन आ गया 625, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं टैक्स रेट से, ठीक है, क्योंकि टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन है, यानी इस डेप्रिसिएशन पर हमारा टैक्स सेविंग कितना होगा ये हम ऊपर ऐड करेंगे ना। तो वंस 2500 जितने की मशीनरी थी यानी इक्विपमेंट थी, उसको हम 25% से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इस डेप्रिसिएशन को हम 0.2, यानी जिस कंपनी पर टैक्स, जिस रेट पर कंपनी टैक्स पे करती है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 125 आ जाएगा, यानी टैक्स बेनिफिट, ठीक है, यानी इतना अलाउेबल टैक्स बेनिफिट है हमें, ठीक हो गया।
देन ईयर 2 के लिए भी सिमिलर है। देखो 625 था ईयर 1 का, ठीक है। तो दूसरे साल हम ये करेंगे कि दूसरे साल हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे कि 2500 है, सॉरी 2500, इसमें से 625 माइनस करेंगे क्योंकि इतना मशीनरी या इक्विपमेंट जो हमारी है, इन्वेस्टमेंट जो हमारी है वो डेप्रिशिएट हो चुकी होगी, ठीक है, माइनस कर चुकेंगे। देन हम अगेन इसको 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास 469 की अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास ईयर 2 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब इस ईयर 2 के डेप्रिसिएशन पर कितना टैक्स बेनिफिट अलाउड है हमें, 20%। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 से, तो हमारे पास ये 94 वाली अमाउंट आ जाएगी। मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू 94, ठीक है। हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह थर्ड ईयर के लिए हम क्या करेंगे, हम 2500 में से 625 और 469 दोनों माइनस करेंगे, ठीक है। दोनों को माइनस करके हम 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा थर्ड ईयर का। देन वो डेप्रिसिएशन जो 352 हमारे पास आएगा, उसको हम 0.2 यानी अलाउेबल टैक्स बेनिफिट के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो टैक्स बेनिफिट इस डेप्रिसिएशन पर बन रहा होगा वो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आखिरी साल हम क्या करते हैं, आखिरी साल हम ये करते हैं कि तीनों साल की जो डेप्रिसिएशन होती है उसको हम ऐड करते हैं, यानी हमारे पास जो ये वाली है, ये वाली है और ये वाली है, इन तीनों को ऐड करते हैं। जो हमारे पास अमाउंट आती है उसको हम एक साइड पर लिख देते हैं, ठीक है। फिर इन तीनों को ऐड करके हम साइड पे लिखते हैं, और मशीन की एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर जो हमारे पास एक वैल्यू बचती है, बाय डिडक्टिंग इट्स सेल्वेज वैल्यू फ्रॉम इट्स बुक वैल्यू, ठीक है। बुक वैल्यू वो जिस पर हमने ख़रीदी थी, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड ईयर का टैक्स बेनिफिट आ जाता है। यानी हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर सही है। हमारे पास जितने की मशीनरी ली थी वो हमारे पास 2500 थी, ठीक हो गया। इसमें से हमें बचाने कितने थे एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, इसके एंड पर हमें 125 बचाने थे ना, 125 बचा लिए। अब हमारे पास जो तीनों चीज़ें हैं उसको हम उसमें से माइनस कर देंगे, यानी 2500 माइनस 125, तो हमारे पास क्या आया, जो एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर हमने उसकी वैल्यू बचानी थी वो हमने माइनस कर दी। यानी अब इसको अगर मैं 0.2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास जितनी वैल्यू पे टैक्स बनता था वो सारा आ गया, ठीक हो गया। यानी 125 के अलावा मैंने सबको डेप्रिशिएट कर देना था और सब पे टैक्स देना था। तो मैंने 125 में से ये 100, सॉरी 2500 में से 125 बचाए। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जितना अमाउंट मेरे पास रहता था उसको मैंने 0.2 से मल्टीप्लाई किया और बाकी सारी चीज़ें उसमें से मैंने माइनस कर दी। तो मेरे पास जो अमाउंट आएगी 186, ये मेरे पास आखिरी साल का टैक्स बेनिफिट आ जाएगा सीधा सीधा। या इसको कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका ये है कि आप 2500 में से 125 माइनस करें, ठीक है, और उसमें से डायरेक्टली ये तीनों वैल्यूज़ माइनस करें, 625, 649 और 352। जो आपके पास आंसर आए देन आप उसको 0.2 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास ये आ जाएगा 186। दोनों सेम, या तो 2500 में से 125 माइनस करें, 0.2 से मल्टीप्लाई करें और टैक्स बेनिफिट्स माइनस करें, या 2500 में से 125 माइनस करें, देन इन वैल्यूज़ को माइनस करें और एट द एंड आप जो आंसर आएगा उसको 0.2 से मल्टीप्लाई करें। एक ही बात है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो हो रहा है, एक ही बात है, कैलकुलेशन दोनों तरीके से सेम आएगी, ठीक हो गया। तो ये टैक्स बेनिफिट की जो वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं, यानी ये वाली 125, 94, 70 और 186, ये 186 हमने जुगाड़ से निकाली है। क्यों, क्योंकि एट द एंड ऑफ ईयर 4 हमें 125 बचाना था, उसके अलावा सब पे हमें मतलब क्या करना था, टैक्स बेनिफिट क्लेम करना था। तो बाकी सब पे टैक्स बेनिफिट क्लेम करने का यही तरीका था कि आप 2500 में से 125 के अलावा बाकी सब पर टैक्स कैलकुलेट करें जितना आप पे करेंगे, और टैक्स बेनिफिट जो आप दे चुके हैं, जो आप क्लेम कर चुके हैं, उसको माइनस करें। तो आपके पास फोर्थ ईयर में जो आपकी यानी
टैक्स जितना आप क्लेम कर पाएंगे वो आ जाएगा, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को उठाएं, इन वैल्यूज़ को उठाकर ये पुट कर दें यहाँ पर टैक्स बेनिफिट, ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक। जब हम इनको माइनस कर देंगे टैक्सेबल कैश फ्लो में से टैक्सेशन को और टैक्स बेनिफिट्स को, तो हमारे पास आफ्टर टैक्स कैश फ्लो आ जाएगा। आफ्टर टैक्स कैश फ्लो के अंदर हमें फोर्थ ईयर में सिंस 125 की वैल्यू बचानी है, तो वो हम क्या करते हैं इसके अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है। फोर्थ ईयर में जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो नेट कैश फ्लो आएगा, लेकिन यहाँ पर वर्किंग कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, तो हम वर्किंग कैपिटल को भी देखेंगे। तो हम दोबारा नीचे आते हैं, यहाँ पर वर्किंग कैपिटल को देखते हैं। वर्किंग कैपिटल आज की तारीख में कितने, 1500, ठीक है। ये इन्फ्लेट कितना होता है, ये नीचे लिखा हुआ है इन्फ्लेटेड एट 6%। तो पहले साल की इन्फ्लेशन अगर हम देखें तो ये इसको अगर 6% पर इन्फ्लेट करें तो 1590 बनता है। फिर इस 1590 को अगले साल के लिए जब इन्फ्लेट करें तो 1685 बनता है। फिर इसको जब अगले साल के लिए इन्फ्लेट करें तो 1787। अब क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बताया था कि वर्किंग कैपिटल इन्फ्लेशन पर 6% पर ईयर इज एक्सपेक्टेड एंड वर्किंग कैपिटल विल बी रिकवर्ड इन फुल एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स। यानी 3 साल तक तो आप वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, ठीक है, मतलब वर्किंग कैपिटल जो है वो पूरा रिकवर हो जाएगा। तो इसको हम किस तरह कैलकुलेशन में पुट करेंगे। सबसे पहले आज की वैल्यू को 10%, सॉरी 6% इन्फ्लेट करेंगे, सिंस इसका जो इन्फ्लेशन रेट है दैट इज 6%। तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 1.06, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका इन्फ्लेशन किस तरह होगा। 1500 मल्टीप्लाई बाय 1.06, ये देखें, सॉरी, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी, कौन सी वाली, ये वाली 1590 इज इक्वल टू 1590, ठीक है। एक दफ़ा ये वैल्यू आ गई। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा ये काम है कि 1500 में से 1590 को माइनस करें, जो आंसर आए उसको हम यहाँ पर लिख दें वर्किंग कैपिटल में। सिंस जब हम 1500 में से 1590 को माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो हमारा यहाँ पर भी आंसर क्या होगा, नेगेटिव। इसी तरह जब हम अगले साल देखेंगे, अगले साल क्या होगा, 1590 को हम इन्फ्लेट करेंगे कितना, 6% से, ठीक है। तो 1590 को जब हम 6% से इन्फ्लेट करेंगे तो हमारे पास 1685 आएगा। अब इस 1590 में से 1865 को माइनस करना है, 95 आ जाएगा। सिंस ये 95 नेगेटिव है तो हम यहाँ पर नेगेटिव लिखेंगे। देन इस 1665 है ना, इस 1665 को हम 6% से इन्फ्लेट करेंगे, यानी इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 1.06 से। तो मेरे पास ये जो आगे वैल्यू लिखी है ना ये वाली आ जाएगी, सॉरी ये मैंने जज्बात में बहुत पीछे लिख दिया, ठीक है अब सही है, गुजारा चल जाएगा। यानी ये 1685 जब 6% पे इन्फ्लेट हुआ है तो ये 1787, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास 102 ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 102 को उठा के नेगेटिव अमाउंट को यहाँ लिख देंगे, सही है। और उसने कहा था एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, यानी जब आप इस 1500 को 4 बार इन्फ्लेट कर चुकेंगे। देखो इस 1500 को हमने 4 बार इन्फ्लेट कर लिया, पहली बार किया तो 1590 आया, दूसरी बार किया तो 1685 आया, तीसरी बार किया तो 1787 आया। और एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर जब हमने इसका डिफरेंस निकाला था ये आया था 1, इसका डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 3, और फोर्थ ईयर में उसने कहा था रिकवर हो जाएगा। तो फोर्थ ईयर में जो हमारे पास 1787 वैल्यू बची है ना, इसको हम उठाकर यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर कुछ नहीं है, जस्ट इनको सम अप करना है, यानी इसको इसमें से माइनस करना है, देन इसको इसमें से, देन इसको इसमें से, इन दोनों को ऐड करना है। और सिंस फोर्थ ईयर में वर्किंग कैपिटल जो है वो रिकवर हो रहा था फुल्ली, तो ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जब वर्किंग कैपिटल हमारे पास रिकवर होता है तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव आता है। इन तीनों चीज़ों को ऐड करके यहाँ लिख देंगे। देन डिस्काउंटेड एट 12%। अब
ये हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास फ्यूचर कैश फ्लोज आए हैं ना। ये देखो एट द एंड ऑफ ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 हमने इन्वेस्टमेंट की फिजिबिलिटी आज की तारीख में चेक करनी थी। तो हम इन फ्यूचर कैश फ्लोज को आज की डेट पे डिस्काउंट बैक करेंगे। आज की डेट पे डिस्काउंट बैक कैसे करेंगे? देखो, हमें क्वेश्चन में जाना होता है और क्वेश्चन में हमें नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ढूंढनी होती है। नॉमिनल आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये लिखा हुआ है, हैज़ अ नॉमिनल आफ्टर टैक्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ 12%। तो हम इस 12% से इस चीज़ को डिस्काउंट बैक करते हैं, ठीक है। अब ये डिस्काउंटेड रेट 12% इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ इसको इस तरीके से करना। मैं आपको दिखाता हूँ। 587 है ना, ये ईयर 1 का है, ठीक है। 587 ईयर 1 का है, इसको मुझे डिस्काउंट बैक करना है आज की तारीख में। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, 1/1.12 की पावर 1, इस तरह। तो ये डायरेक्टली इसको इससे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी ये फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको डायरेक्ट पीवी मिल जाती है। तो अगर आप इसको इस तरीके से डिस्काउंट बैक करते हैं तो आपकी डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 524 आ जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह जब हम अगले साल अगली वैल्यू को इन्फ्लेट करेंगे तो क्या करेंगे, अगली वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले 5645, और रेट जो है वो 12% है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर पावर चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम दूसरे साल में खड़े हैं। देखें, इट इज़ सेकेंड ईयर हेयर, सो वील डू वॉट, वील पुट 2 इन द पावर बाय रिप्लेसिंग 1, बिकॉज 1 हमने तब यूज़ किया था जब हमने एक साल बाद वाली वैल्यू को आज की तारीख में डिस्काउंट किया था। ये जो हम कर रहे हैं ये 2 साल बाद वाली वैल्यू को आज की डेट पर डिस्काउंट कर रहे हैं। इसी तरह जब हम थर्ड ईयर वाली वैल्यू को डिस्काउंट करेंगे तो पावर में यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर जो फ्यूचर कैश फ्लो है थर्ड ईयर का वो हम यहाँ पर लिख देंगे 9782। तो डायरेक्टली हमारे पास ये नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी 6965। ठीक है। सो वंस हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, वंस हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ गई यानी पीवीज आ गए, ये हमारे पास फ्यूचर कैश फ्लोज थे, इसको हमने डिस्काउंट बैक किया आज की तारीख में, हमारे पास पीवीज आए। इस पीवीज को हमने ऐड किया तो हमारे पास टोटल पीवीज आए, सम ऑफ पीवीज। इन सम ऑफ पीवीज में से हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपनी जितनी भी करते हैं वो माइनस करते हैं, ठीक है। तो हमने दो इन्वेस्टमेंट्स की थी, एक इन्वेस्टमेंट हमने की थी कहाँ पर, इक्विपमेंट में, और दूसरी वर्किंग कैपिटल में। ठीक है, तो उनको सम अप करेंगे, यानी 2.5 मिलियन था ना, तो इसको अगर 3 ज़ीरोस कम करें तो ये 2500 था। ठीक है, और जो वर्किंग कैपिटल में हमारे पास था दैट वाज 1500, या हमारे पास 1.5 मिलियन था। ठीक है, तो हम इसको ऐसे करेंगे 2500 प्लस 1500, तो ये हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट थी हमारी इनिशियली वो आ जाएगी। जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है कि हमारे जो फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू है वो ना सिर्फ हमारी इन्वेस्टमेंट की इनिशियल कॉस्ट को कवर कर रही है बल्कि हमें एक नेट प्रॉफिट भी दे रही है। ठीक है, NPV, net present value, is positive. So this means that not only is it covering the initial investment, but it is giving more than the initial investment. और कितना मोर दे रही है वो हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये 11.98 मिलियन। ठीक है, तो मतलब दिस प्रोजेक्ट इज़ हैवीली हैवीली feasible and heavily advised to the HIBACO to invest in, since it is giving a very heavy positively valued net present value. ओके, तो ये चीज़ है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो जो चीज़ें हमें करनी थी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हमारे पास नॉमिनल आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना गिवन हो तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसकी तरीका है 1 प्लस नॉमिनल, मैं इसको एन डॉट वैक कर देता हूँ, ठीक है। नॉमिनल वैक इज इक्वल टू 1 प्लस रियल वैक, यानी जो रियल हमारे पास दिया होता है वैक, दिस थिंग मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस
एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन हमारे पास हमेशा दी होती है। अगर मैं आपको क्वेश्चन में दिखाऊं तो ये देखें, आफ्टर रियल आफ्टर टैक्स वैक 8.5% दिया हुआ है, ठीक है। और हमारे पास जो जर्नल इन्फ्लेशन है वो भी कहीं दी हुई थी इधर ऊपर, आई गेस 3.7% थी। जर्नल इन्फ्लेशन वॉज 3.7%। पता नहीं कहाँ गई यार, लेकिन जर्नल इन्फ्लेशन आपको दी होगी हमेशा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अगर हमारे पास रियल इन्फ्लेशन, सॉरी रियल वैक नहीं है, नॉमिनल वैक नहीं है, रियल वैक तो दिया होगा ना, 8.5% दिया हुआ है। तो अगर हमें नॉमिनल वैक निकालना है तो ऑब्वियसली हमारे पास एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन हमें दी होगी, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे 1 प्लस रियल वैक टाइम्स 1 प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। जो आंसर आएगा उसमें से हम 1 को माइनस करेंगे तो नॉमिनल वैक आएगा। और नॉमिनल वैक क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पर जो हम डिस्काउंटिंग में यूज़ करते हैं वो नॉमिनल वैक यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम रियल वैक यूज़ नहीं करते। ठीक हो गया। सो दिस वाज नथिंग बट एक एनपीवी का सवाल था, जस्ट कैजुअल सा, आसान सा। ठीक हो गया। तो इसको यहाँ पर ख़त्म करते हैं। और ये जस्ट वीडियो मैंने एक दो लोगों के लिए बनाई थी। दिस इज़ ओवर।